अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाम मेरा गांव तेरा वाली मिसाल तो आपने अक्सर सुन रखी होगी, लेकिन इसका हवाला आज कुछ इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कराची की सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लग रही। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के सिलसिले में जो फंड्स अनाउंस किया गया वफाक की जानिब से, उस पर सिंध हुकूमत और वफाक के कंट्रीब्यूशन पर अभी से दो अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। आगाज में ही अगर मुशीर इत्तलात सिंध को वफाक की नीयत पर शक है तो आगे चलकर मामला पर इत्तफाक होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, हम अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि उन्हें हालात किस डगर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा ये कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है और खबर ये आई है कि इस बार 2015 में कंटोनमेंट बोर्ड्स में गैर जमाती इंतखाबात के खिलाफ अदालत जाने वाली PTI के दौरे हुकूमत में इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। अब इसमें सियासी मफाद को अगर हम एक तरफ रख भी दें तो क्या किसी भी जमहूरी निज़ामी हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का ये तरीक़ाकार क्या दुरुस्त अमल है, ये क्वेश्चन मार्क है। और आखिर में बात मौलाना के पेशावर में आज होने वाले मजहबी इज्तिमा की कि क्या सियासी तौर पर मौलाना साहब को इसका कोई एडवांटेज मिल सकता है या नहीं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे तज्ज़ियाकार जैकम खान साहब, इसे थैंक फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार जुनैर आज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अब ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया वफाक पर, उस पर नौबत कंट्रीब्यूशन के हवाले से कहां तक पहुंच चुकी है और वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के वज़रा की जानिब से किस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जरा वो बयानात आप पहले सुनिए, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पैकेज पेश किया जिसकी ज़ाहिर है कि हमारी हमेशा से ये खदशात थी, जिसका जिक्र मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी किया है कि हम ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे, बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है और हम चाहते हैं कि जो पैसे दिए जाएं वो कराची के अवाम, कराची शहर पे लगें। टोटल जो परसों सामने रखा गया था प्रेजेंटेशन, जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को भी जरा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। परसेंटेज असद उमर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि 62% शायद वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ वो गलत है। जो मेरे पास नंबर्स हैं, 1100 अरब में से 362 अरब रुपए जो है वो वफाक कंट्रीब्यूट करेगा और तकरीबन कोई 750 अरब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। जी, ये मनसूबा अभी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुआ, किसी भी मनसूबे का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के बयानात आपने सुन लिए। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत पर एतमाद नहीं, एतबार नहीं, सूबाई हुकूमत को वफाकी नीयत पर शक है। और दो मामला यहाँ पर फिगर्स के भी आ रहे हैं। फेडरल कह रहा है कि हम 62% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। नासिर चगताई साहब, ये अभी मामला शुरू नहीं हुआ, इसी मनसूबे पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही पॉइंट स्कोरिंग नजर आ रही है कि क्या वाकई कराची फिर से सियासत की नजर होने जा रहा है? कराची क्या पूरा पाकिस्तान सियासत की नज़र होने जा रहा है। हम 73 साल के हो गए हैं और लगता मुझे यूँ है कि मैच्योर नहीं हुए। हमारी जो बलूगत की उम्र है वो अभी 73 साल हमको और चाहिए होंगे। ये बचपना हुआ है पूरा 2 दिन के दौरान, मुस्तकिल बचपना हो रहा है कि एक साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि हमने 800 दिए, फेडरेशन जो है वो 300-350 देगी, और लेकिन उन्होंने इसको बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद फिर जवाब असद उमर साहब का आता है और फिर जवाब मुर्तज़ा वहाब का आता है और फिर जवाब शिबली फराज साहब का आता है। शिबली फराज साहब ने तो आज हद कर दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने गुमराह किया है। चीफ मिनिस्टर तो एक बेचारा ये कह रहा है कि हमें 11 खरब का पैकेज मिला है और बस इतना काफ़ी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुर्तज़ा वहाब ने बातें की हैं, असद उमर ने। मेरा ख्याल ये था कि असद उमर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह हमने एक रूल बनाया था, एक फार्मूला बनाया था NCOC का कि कुछ भी हो जाए हम बाहर कुछ बात नहीं करेंगे, अंदर जो फैसले कर लेंगे
उन पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बाहर जो चाहे बोलता रहे, बिलावल जो चाहे बोलता रहे, बोलने देते थे उसको, आपको जवाब नहीं देना था। उसके बाद आप शिबली फराज तो खैर पता नहीं कहाँ करके छक्के मार दिए बैठकर। वो उनको बेहतर ये वो पर्ची लाया करें और पर्ची से पढ़ा करें। उनको उर्दू भी नहीं आती है, उनको बोलना भी नहीं आता है। दूसरा ये कि अगर आप पैकेज की बात करें, मैंने आपसे पहले रोज़ कहा था कि ये 16 अरब का पैकेज होना चाहिए था, 16 खरब का, 800 सिंध के और 800 सूबे के। चलें वो भी नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है इसको भी देख लेते हैं। लेकिन जुगाड़ पैकेज है ये। अब आज मेरी सुन लें आप, ये जुगाड़ पैकेज है, भानमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात है। चीन से लेंगे, एडीबी से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, चाहे और इस्लामी बैंक से लेंगे, इससे लेके पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे हमें 125 अरब वापस कर दो सिंध के 125 अरब वफाक वापस लेना चाह रहा है ताकि सिंध को देते। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। आएंगे तो वो सिंध। मेरा ख्याल ये है कि सब इकट्ठे दोबारा अब ना बैठें, इनमें इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। लेकिन जो तय हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, जिसका जितना हिस्सा है वो डाल दे, वो खर्च कर दे, वो बातें ना करे, बातें ना बनाए। किसको K4 पे काम करना है K4 पे काम कर दे, सड़कों रेलवे पे काम करना है उस पर कर दे, जिसे सड़कें बनानी हो अपना काम शुरू कर दे। जितना खर्चा होता है होने दे, बता दे बाद में हमारा कितना खर्चा हुआ है। बचपना नहीं करें, ये हरकतें ना करें, वरना इससे असर कराची वालों पे नहीं पूरे मुल्क के ऊपर होगा, पूरे मुल्क के ऊपर होगा। और ओवरऑल क्योंकि कराची करंट भेजता है पूरे मुल्क को, कराची का जो वेव लेंथ है वो पूरे मुल्क से जाके मिलती है, सब मुतासिर होते हैं कराची की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हौसला करें। और असद उमर और वज़ीर आला सिंध और कराची कमेटी के अरकान, इनको चाहिए बड़े मुहतात रहें। सही, मतलब फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सा नरम रवैया रखे, थोड़ा सा लचकदारी का मुजाहरा करे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फिर इससे खाली मामला कराची का पॉलिटिसाइज नहीं होगा, पूरा मुल्क इसमें इसकी लपेट में आएगा। जनरल साहब, अभी से इस किस्म के बयान पूरा मुल्क में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सियासत की नजर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए काफी डिटरमिन्ड नजर आते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन ये जो सियासत है, ये अगर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासत तो उन्होंने करनी है, ये आप रोक नहीं सकेंगे। लेकिन अगर ये सियासत प्रोजेक्ट्स के दौरान शुरू हुई तो फिर डिलेज आनी शुरू हो जाएंगी और फिर पॉइंट स्कोरिंग की वजह से आपस में इनकी चपकलिश बढ़ेगी। तो अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे सियासत की जा सकती है तो बेहतर यह है कि इस वक्त वो उनको आयरन आउट कर दिया जाए। मेरी तवक्को है कि जिन लोगों ने बिठा के इनकी बातचीत वगैरह करवाई है वो इनके ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग वगैरह को भी सीधा करवा देंगे और बिलाखिर ये काम चलेगा। असल फैक्ट ये है कि ये काम करना है क्योंकि ये इतना अहम है और इतना ज्यादा पब्लिक में इसके ऊपर अब परेशानियां आ चुकी हुई हैं, लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हुई हैं कि किसी भी हुकूमत के लिए अब मुमकिन नहीं है कि इसको इग्नोर कर दे या फंसे पुश डाल दे। ये करना है इन्होंने, लेकिन चूंकि एक आदत है, एक सियासत इनका खेल है, उसमें आवाम नाम की कोई चीज नहीं, तो वो ये तमाशा तो चलेगा। लेकिन बहुत बेहतर हो कि ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से पहले सारा तमाशा कर लें और फिर जो लोग इनको बिठा के इकट्ठे काम करवा रहे हैं वो इनके तमाशे को लपेट दें और बिल आखिर इनसे काम दे लिया जाए। ठीक, पॉलिटिकल नेचर है इसलिए ये मामला इस तरह से सियासी बयानात की नजर हो रहा है, अदरवाइज ये आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि पॉलिटिसाइज हो सकता है ये मामला। ज़ैनुल खान साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए, एक तो इस पैकेज ने बहुत ही उम्मीद पैदा की कराची के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में भी, और उसकी वजह ये थी कि पहली बार उस तरह की हमें पॉलिटिकल विल नज़र आई जो कराची के बारे में पहले नज़र नहीं आई थी, कि दो अलग जमातें, दो अलग हुकूमतें, एक सूबाई हुकूमत और एक कौमी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर कराची को बदलने का तहिया उन्होंने किया। दूसरी उसके साथ हमें ये बात भी नज़र आई कि सरमायाकारी के बारे में एक बड़ी रकम मुख्तस करने के बारे में भी इत्तफाक राय हुआ, जो यकीनन NBC की राय होगी कि कम है, लेकिन अगर आप तारीख़ी तौर पर देखें तो 1100 अरब रुपए, 1.1 ट्रिलियन रुपए कोई कम रकम नहीं है। अब उस पर इख्तलाफ इस बात पर कि कौन कितना हिस्सा दे रहा है
ये तो एक लिहाज से तो आपको बड़ी अजीब बात लगती है कि सादा सादा सी मैथमेटिक्स है, आपको कागज़ पे रख के लिख कर बताया जा सकता है। सेंटर ये बता सकता है कि ये पैसे हम दे रहे हैं और सूबा ये कह सकता है कि ये पैसे हम दे रहे हैं, तो इसमें इख्तलाफ कहाँ है? शायद ये भी सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि जो पैसे बैनुल-अक़वामी उधारों से उधार लिए जा रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट पहले हो चुकी है, उन पर दोनों अपना अख्तियार और अपनी मलकियत जता रहे हैं। यानी वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो वफाक कह रही है कि वो हमारा कारनामा है और सूबाई हुकूमत कह रही है कि यह हमारा कारनामा है। मेरे ख़्याल में ये उस हुकूमत के खाते में जाना चाहिए जिसने उसको रिपे करना है। अगर सूबे ने उसको रिपे करना है तो वो सूबे के खाते में जाएगा, अगर वफाक ने उसको रिपे करना है तो वो वफाक के खाते में जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है जिसके लिए धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाएं और झगड़े किए जाएं। ये सादा सी वजाहत करने की बात है जिस पे वजाहत की जानी चाहिए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अहम मसले हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त प्लानिंग की ज़रूरत है। इतना बड़ा रकम अगर खर्च की जानी है और उम्मीद रखनी चाहिए कि खर्च की जानी है, तो अगर अच्छी प्लानिंग के बगैर ना खर्च की गई तो इससे पहले इससे बहुत बड़ी रकम ज़ाय हो चुकी है और ज़ाय होती रहेगी। 800 अरब रुपए तो हर साल आपके घाटा करने वाले इदारे खा जाते हैं। 1100 रुपया भी ड्रेन में नीचे जाने में टाइम नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। आपको अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छी उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, यानी अच्छी डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि जो आपने प्लान किया वो मौसर तौर पे खर्च हो। फिर खर्च करने के बाद जब आपने लगा दिया तो इस बात की ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया वो अच्छे तौर पे मैनेज भी हो। आपको इसके लिए अच्छी अफरादी कुव्वत लाने की ज़रूरत है, आपको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। ये वो बातें हैं जिस पर इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि ये मेरा और ये तेरा पर इस स्टेज पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, हमने उतना दे दिया, टेबल पर जब कुछ आएगा तो नतीजा कुछ और निकलेगा, लेकिन मामला पॉलिटिसाइज होने नहीं जा रहा। देखिए, मामला पॉलिटिसाइज रहेगा, मुसलसल रहेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर सिर्फ ओनरशिप की हद तक रहता है कि सूबाई हुकूमत कहती है ओनरशिप ज्यादा है, वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारी ओनरशिप ज्यादा है, तो बहुत हार्मफुल चीज नहीं है ये। लेकिन अगर इसके नतीजे में तवज्जो अहम चीजों से हट जाती है, जो बुनियादी बातें हैं, तो फिर ये नुकसानदेह होगा। सही जुनैरा, जब तक ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अपने हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच जाता, तब तक दोनों जमातों की, वफाक की और सूबे की ये मार्केटिंग चलती रहेगी। लेकिन ये मामला वाकई पॉलिटिसाइज होने जा रहा है? नॉट एट ऑल। देखिए, हम सारे वही गलती कर रहे हैं जो PTI और सिंध के लोग कर रहे हैं कि वो बजाय इसके कि प्रॉब्लम पे फोकस करने के प्रॉब्लम को कोर एज अ कैटलिस्ट सॉल्व कौन करवा रहा है, हम ये बात करना शुरू हो गए हैं कि क्या PTI और PPP साथ चल सकेंगे या नहीं चलेंगे। उसका तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है कि ये कोई ऑर्गेनिक अलायंस नहीं है। दे आर नॉट नेचुरल अलायंस, नेचुरली अलाइंड पीपल आई वुड से। इनका तो दे आर पोल्स अपार्ट। पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफात है, एक दूसरे को टारगेट भी किया हुआ है, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जो हम सोच नहीं सकते। तो पोलिटिसाइज इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स तो ये रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। बट क्या पोलिटिसाइज होके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? इफ़ दैट इज़ व्हाट यू आर आस्किंग, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ये, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बीच में मौजूद है जिसने ऐसी दो जमातों को एक टेबल पे बिठा दिया है जिनके हालात हम सभी जानते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहते हैं। अब हॉस्टिलिटी का आलम ये है कि मैं वो वर्ड्स भी रिपीट नहीं कर सकती कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि किसी के वालिद साहब का पैसा नहीं है, इधर से वो कह रहे हैं कि आप ये भूल जाएं कि हम आपको देंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। ये सारा अवाम के लिए ड्रामा है कि अवाम ये ना समझे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस काबिल नहीं थी कि वो इकट्ठी एक टेबल पे बैठती किसी और इंस्टीट्यूशन को, हालांकि वो हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, हमारे अपने ही लोग हैं, उन्होंने अगर बिठा दिया एक टेबल पे तो पाकिस्तान की ही सर्विस की है, लेकिन ये इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये शोर ये मचाते रहेंगे। लेकिन ये फेक है, जेन्युइन है या ये फॉल्स है, जो भी है, काम तो होगा।
काम इसी तरीके से होगा। कराची को ठीक करना है, ये डिसीजन हो चुका है, उसको कोई नहीं रोकेगा। ये बातें और ये आवाज़ें आपको आती रहेंगी, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं वो इतनी डीप हैं कि अगर आप किसी भी मामले पे ये समझें कि वो ख़त्म हो जाएंगी या उनको कोई भूल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रज़ा रोमी साहब, देखिए, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और जाहिर बात है ये जो कुछ हो रहा है ये कोई इसमें इतने अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्तकिल मसला जो है वो बना हुआ है और उसमें बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो अवाम को होता है, जिन्होंने मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली में भेजा होता है, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि वो उनके मसाइल का हल करेंगे। मगर यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी एक जो है वो बैटल ग्राउंड इसके ऊपर बना लिया। आप देखिए ना, इतनी बड़ी जो कुदरती आफत के बाद जहाँ पर इतने लोग मुतासिर हुए हैं कि मतलब नाकाबिल यकीन मामलात हैं। अब हमने तो सिर्फ उसके चंद इमेजेस और चंद हिस्से देखे हैं। आप ये सोचिए कि तकरीबन आधा कराची तो कच्ची आबादियों में या स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रहता है, तो उनका क्या हाल होगा। बिजली के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं उनका बार बार जिक्र भी होता रहा है। तो वो पीटीआई की तरफ और पीपीपी की तरफ देखते हैं कि वो कुछ इसका हल निकालेंगे, कुछ सूरत हाल बेहतर करेंगे। मगर यहाँ पर क्या है कि वही घिसी पिटी सियासत और घिसी पिटी पोलराइजेशन जारी है इस वक्त। मगर यहाँ पे जो अहम एक सवाल जिसके ऊपर गौर भी करना चाहिए और वो ये है कि वफाक का बिल्कुल इसमें अब ये एक रोल है। एक तो देखिए, वफाक जो है वो सूबों को भी जो टैक्सेस की आमदन होती है या टोटल रेवेन्यूज़ हैं वो ट्रांसफ़र करता है। उसके अलावा जो कर्जा जात भी जो हैं वफाक और अल्टीमेटली जो उसकी गारंटीज़ होती है, स्टेट गारंटी, वो फेडरल गवर्नमेंट ही देती है। तो वहाँ तक तो उनका रोल बिल्कुल बनता है और उनको जारी बात है इसका क्रेडिट भी चाहिए। पीटीआई को वहाँ से वोट भी मिले हैं, उनके बड़े अच्छे खासी तादाद में लोग उनके इलेक्शन में कामयाब भी हुए थे, तो उनको भी दिखाना है। लेकिन यहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी का भी एक मामला है कि सूबे की जो अपनी डिसीजन मेकिंग है और वो जो आईनी स्कीम है उसके अंदर उनका अपना एक रोल है। तो अगर उस पर आप बहुत, यानी कि ये आपको एक बड़ी फाइन लाइन चलनी पड़ती है। देखिए, यही बात है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तुंदो तेज जुमलों और लड़ाई, पब्लिक में लड़ाई झगड़े के बजाय अगर इदारों का सही इस्तेमाल हो, मसलन मुश्तरका मुफादात की जो काउंसिल है, जो आईनी इदारा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका इजलास मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ। वो उसका इजलास है कि वहां पर ऐसे मामलात जो हैं उनको ज़ेरे बहस लाके उनका हल निकाला जाए। जी सुनहरा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। और इसीलिए और इसी तरह इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है बात तो करना है, उसकी मिनिस्ट्री है, उसकी मिनिस्ट्री है। मतलब आप ही कह रहे हैं आपके पास, हाँ देखिए, एक्चुअली एकेडमिकली एक आईनी बॉडी है और एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये दोनों के पास एक मैंडेट है, रूल्स ऑफ बिजनेस है। आपको एक बहुत फाइन लाइन पे चलना होगा। आप लाख चाहें कि कराची को आप इस्लामाबाद से कंट्रोल करें या सिंध को करें, वो नहीं हो पाएगा मौजूदा आईनी स्कीम में। इसलिए वफाक को भी लचक दिखानी होगी और सूबे को भी वफाक के साथ कोऑपरेट करना होगा। उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आती रहेंगी इधर उधर से, लेकिन मामलात पहुंचेंगे अपने मंतक के अंजाम तक। एड योर कमेंट जुनैरा, फिर मुझे सेगमेंट कंक्लूड करना है। जी, आई जस्ट वांटेड टू से कि एकेडमिकली तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है और सही भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी हुई हैं, आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। लेकिन जब ओवर द इयर्स वो बॉडीज़ फेल की हैं इन्हीं पॉलिटिशियंस ने, इन्हीं पार्टीज़ ने, तो ज़ाहिर है एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए था और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी इज़ मोर वरीड ऑन दिस कि अगर ये सारा क्रेडिट किसी और इंस्टीट्यूशन, किसी कैटलिस्ट के पास चला जाता है या वफाक के ऊपर डिपेंडेंस की शक्ल में उनकी क्रेडिबिलिटी को लो करता नजर आता है, तो व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर इन द सिंध? सो दे आर वरीड अबाउट देयर अपकमिंग इलेक्शंस, उनका पॉलिटिकल स्टेक्स क्या होंगे आने वाले वक्त में। इसलिए इतनी सियासत तो वो करेंगे कि आपको उनकी मौजूदगी का एहसास रहे। चलें, एनबीसी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली एनबीसी प्लीज। आई डिसएग्री विद जुनैरा ऑन दिस पॉइंट कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा
डेस्परेट हो रही है, एक्चुअली पीटीआई हो रही है। अभी पीटीआई के गवर्नर साहब जब पिछले दिनों गए थे सिंध में 12-12 हज़ार रुपये बांटने के लिए, तो उन्होंने एक इज्तिमा किया था और वहाँ उन्होंने पूछा खातून से कि तुम्हें किसने पैसे दिए, उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने। उस पर उन्हें गुस्सा आ गया था और फिर पूरी कंपेन लॉन्च हुई थी, इमरान ने दिए, इमरान ने दिए। तो ये बड़ी कंपेन बाकी है अभी, उसका इंतज़ार कीजिए आप, उसका इंतज़ार कीजिए, उसके नतीजे का भी इंतज़ार कीजिएगा। तो ये कंपेन बाकी है, लेट अस होल्ड आवर हॉर्सेस। चलें, मुख्तसर ये कि कराची वालों आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, तज्ज़िया करो कि राय मुख्तलिफ हो सकती है। रज़ा रूमी साहब, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही बात दोहराऊंगा कि ये बात सच है कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल या दीगर आईनी इदारे जो हैं उनको हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ ने जो है बिल्कुल गैर फाल रखा है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर हम बात ना करें और उसके ऊपर उसकी जो आइन है उसकी अमलदारी का इशू ना उठाएं, क्योंकि ये मामलात, ये आइन का जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं कि सूबों और मरकज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें जो मुश्किलात आती हैं, जो मसले आते हैं, उनका हल इस तरह से तय किया जाए, बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाब जो है वो एक सियासी शोबदाबाजी करें, जो कि पीटीआई उसमें आगे है। और वो पीटीआई इसलिए भी आगे है कि वो उनको कुछ दिखाना है, उन्होंने कुछ नहीं अभी तक कराची में तमाम ये चाह रहे हैं कि सियासी रस्साकशी का जो खेल है उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता। हाँ, अलबत्ता तरक्याती काम और तामीराती काम जो है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सूबाई और विफाकी हुकूमत नहीं बल्कि एक तीसरा मोतबर इदारा भी शामिल है। बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, जिसके हवाले से बात की जा रही है पंजाब में, कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान चूंकि कर दिया गया है और सिलसिले में हुकूमत ने 4 दिसंबर की तारीख फाइनल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। अब सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर करवाने का फैसला किया गया, लेकिन एक जमहूरी निज़ामी हुकूमत को गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए, ये एक क्वेश्चन मार्क है, वो भी ऐसी जमहूरी हुकूमत को जो कि बार बार डेमोक्रेसी के हवाले से बात करती रही और माजी में सिलसिले में कोर्ट भी जा पहुंची है। NBC बताइएगा, ये गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए? असल में हम सब जानते हैं और जो पढ़े हैं पाकिस्तान में स्कूलों में और उनका, कि हमारी स्कूल में पॉलिटिक्स थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। हमारे इंतखाबात हुआ करते थे स्कूल लेवल पर, हाउसेस थे हमारे यहाँ, सर सैयद हाउस, इकबाल हाउस, लियाकत अली खान हाउस और नश्तर हाउस, इस तरह के हाउसेस होते थे। फिर आगे जाता था, ट्रेनिंग होती थी इंसान की, वो आके ज़िया-उल-हक ने ख़त्म करा दी। फिर स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दी गई तमाम यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, तो वो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कहत आ गया। और फिर माशरे को गैर सियासी करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात कराए गए, होल्ड करने के लिए, पावर होल्ड करने के लिए, और वो गैर सियासी कराए गए। चुनांचे उसमें लोगों ने शिरकत की, अवाम दोस्त के नाम से, हक परस्त के नाम से, या अपनी मुस्लिम लीग नून का क्या था, उनका भी कोई उन्वान था इस तरह का। तो वो अवाम दोस्त पीपल्स पार्टी हो गई, हक परस्त MQM हो गए, और इसी तरह ENP का था, सबका था। इस तरह वो सियासी इंतखाबात थे। वो इंतखाबात दरअसल सियासी नौयत के थे, लेकिन उनमें सियासी पार्टियाँ इन्वॉल्व भी थी, इंतखाबी निशान सियासी नहीं था। तो वो एक मुनाफिकत वो थी। मेरा ख़्याल ये कि जो पहला सवाल था आपका, उसका जवाब यही है कि ये जो है ना, मैंने दिए पैसे, मैं लाया पैसे, मैं दूंगा पैसे, ये बल्दियाती इंतखाबात में फ़ायदा लेने की एक कोशिश है जो दोनों कर रहे हैं, दोनों तरफ़ैन करेंगे। पंजाब में आपको ज़्यादा नज़र आएगी, वहाँ सैलाब भी आने वाला है, वहाँ सैलाब भी तगड़ा आने वाला है। ज़रा अभी परवेज़ इलाही ने बहुत ख़तरनाक बयान दिया है कि चकवाल, तिला गेहूँ वगैरह सब बह गए, मकई बह गई है, कपास बह गई है, सब बह गया। तो बल्दियाती इंतखाबात होंगे जमाती बुनियाद पर, मेरा ख़्याल होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन को, कॉन्स्टिट्यूशन में तो खैर नहीं है, ये रूल्स के अंदर है कि गैर जमाती होंगे, और गैर जमाती जब तक रहे उस वक़्त तक माशरा गैर सियासी रहा। लेकिन जब माशरा सियासी हुआ तो ये और सियासी हो गए। ये निचली सतह से इनकी सियासत ख़तरनाक होती चली गई, और यही मालिक होते चले गए इलाक़ों के। इन्होंने ही हड़तालें कराई, इन्होंने ही भत्ताखोरी की, इन्होंने ही जो कुछ गुजरा, जनरल साहब जानते ही एक रहे हैं कराची के अंदर।
जो कुछ गुजरा शहर के ऊपर, फिर इन्होंने किया। तो मेरा ख्याल है खुल के बात की जाए, जमाती बुनियाद पर इंतखाबात हों, कोई मुनाफिकत नहीं हो, सबके पास बल्ला हो, शेर हो, तीर हो, कमान हो, सब होना चाहिए। जनरल साहब, एक आवामी नुमाइंदे ने जब इलेक्शन लड़ना होता है तो आम आवाम की, पब्लिक की तरफ से जो वोट आता है वो सीनियर क़यादत को देख कर दिया जाता है। फिर ऐसे में जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात? देखिए, दोनों चीज़ों के अपने कह लीजिए कि कुछ फ़ायदे और नुकसानात भी मौजूद हैं। पहली बात तो मैं NBC की बात से पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि लीडरशिप का मसला है, और कहतो रिजाल, मैं कहूंगा ऐसे कहतो रिजाल। लेकिन ये कि स्टूडेंट यूनियंस और कॉलेज यूनियंस वगैरह बंद होने से ये कहतो रिजाल आया है, ये मेरा ख्याल है इसको सोचना होगा। क्योंकि मेरे इल्म में है कि स्टूडेंट यूनियन, पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनियन प्रेसिडेंट लियाकत बलोच रहे हैं, मखदूम जावेद हाशमी रहे हैं, शेख रशीद यहाँ पे रहे हैं। तो इन्होंने कौन से इनकलाब बर्पा कर दिए लीडरशिप के, जिनकी वजह से हम कहें कि जी बड़ा ये यूनियन बंद होने से मारे गए। ये हजरात आपके सामने हैं। तो ये तो खुद बेचारे किसी ना कोई लीडर ढूंढते रहते हैं जिनके नीचे बैठ के ये काम। तो मसला कहने का ये है कि मुल्क के अंदर अपनी एक ग्रूमिंग होती है लोगों की। आपने एक यहाँ पे एक यूथ पार्लियामेंट बनाई थी। यूथ पार्लियामेंट मौजूद है जो यहाँ पे लोगों को, जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि नौजवान लड़के पार्लियामेंटेरियन बने, सीखें, उनको बाहर भी विजिट करवाए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने भी कोई ऐसे लीडर पैदा नहीं किए, लेकिन बाहर सूरत ऐसी कोशिशें मौजूद हैं। अब बात यह है कि जहां हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शंस हों पार्टी बेसिस पे, तो उसमें एक सिचुएशन तो हो सकती है कि मिसाल के तौर पर शहरों में वही पार्टी इलेक्शन जीत जाए, सिटी गवर्नमेंट्स के, जो कि पंजाब में बैठी हुई है बेसिक पार्टी जो सूबे में हुकूमत कर रही है, तो तावन की फिजा कायम हो जाएगी। लेकिन अगर लेट से लाहौर शहर में किसी और की हुकूमत आ जाती है और यहाँ PTI ऊपर बैठी हुई है, तो फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा जो सिंध और फेडरेशन का चल रहा है, या किसी और सूबे का जो फेडरेशन में जहाँ मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। तो तावन ना हुआ तो फिर मामला रुकने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद बेहतर हो कि आप फिर वक्त नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कर दें और एक सिलसिला चलता तो नजर आए, वरना ये मुझे ये डर है कि ये ना हो। दो स्टेटमेंट्स में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ जनरल साहब। आप कह रहे हैं कि फिर वक्त होना ये चाहिए कि नॉन पार्टी इलेक्शंस हों। चाहते हैं इससे कि जमहूरियत बड़ा ग्रास रूट लेवल पे जड़ें पकड़े, वो जड़ पकड़ने से पहले गलनी सड़नी शुरू हो जाए। तो ये एक खदशा मौजूद है और बिल आखिर आपको फिर पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाने चाहिए। कभी जब आप देखें कि ये आपका प्रोसेस अच्छी तरह चल निकला है तो फिर आप पार्टी बेसिस पे भी इलेक्शन करवा दें। लेकिन जनरल साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे कंफ्यूजन जरा दूर कीजिएगा। आपने कहा कि फिलवक्त जहां मुख्तलिफ पार्टी होगी और नीचे सिटी गवर्नमेंट्स किसी और की होंगी, बहुत बड़ा फसाद मचा रहेगा। ठीक है ज़ख़म साहब, क्या होना चाहिए? अगर जनरल साहब की राय से इत्तेफाक किया जाए तो फिर तो हमारे पास 3 टियर होने नहीं चाहिए। एक ही टियर होना चाहिए ताकि जो हुकूमत बनाए वो बस वही हुकूमत बनाए, सूबाई भी उसी की हो और मरकज़ी भी उसी की हो और लोकल गवर्नमेंट भी उसी की हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर है 3 टियर्स हैं तो उसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ भी हुकूमत करेंगी और हमें बर्दाश्त का कल्चर पैदा करना होगा, मिलकर हुकूमत करनी होगी। और किसी हद तक हुआ भी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को उठा कर फेंका करती थी, गवर्नर राज लगाया करती थी। मुद्दत हो गई, 12 साल हो गए, कोई सूबाई हुकूमत नहीं निकाली गई। बहरहाल मरकज़ी हुकूमतें सूबाई हुकूमतों को बर्दाश्त कर रही हैं, तौन करन उनके साथ भी चल रही हैं। तो इसी तरीके का अरेंजमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ भी किया जा सकता है। वजह बिल्कुल वाज़ेह है और सामने है कि PTI को ख़तरा है कि पंजाब उसके हाथ से निकल जाएगा। पिछले इलेक्शन में भी PMLN ने पंजाब से ज़्यादा वोट लिए थे। इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि पंजाब में PMLN PTI से कहीं ज़्यादा मकबूल है, काफ़ी आगे है। ये वैसे ही एक मुश्किल मरला है जिस वक्त कोई भी हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर होना उसका यकीनी है। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोकल गवर्नमेंट में बड़े बड़े शहरों में उसके हाथ से निकल जाए। लाहौर में PMLN का मेयर बैठा हो, पिंडी में PMLN का मेयर बैठा हो, दूसरे शोबों में दूसरे बड़े बड़े शहरों में PMLN के मेयर हों। और तरीका उसने वही निकाला है
जो इससे पहले निकाला गया कि गैर जमाती इंतखाबात कराओ, फिर उनको ख़रीदो और फिर उनको शामिल कर लो पीटीआई में। यही कुछ होगा। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े नारे लगाए इमरान खान ने कि मैं लोकल गवर्नमेंट लाऊंगा, इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट लाऊंगा, अच्छी लोकल गवर्नमेंट लाऊंगा, बरह रास्त इंतखाब होगा, सियासी होगा। लेकिन किया क्या? उन्होंने वही किया जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था। मुस्लिम लीग नवाज़ ने PMLQ को बाहर करने के लिए उनकी लोकल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, बड़े दिनों तक इंतखाबात नहीं कराए और फिर उस वक्त जब हालात साजगार थे इलेक्शन कराए और अपनी लोकल गवर्नमेंट कराई। यही कुछ उन्होंने मतलब किया। आप ये कह रहे हैं कि PTI यहाँ पर अपना मफाद देख रही है। 2019 में इमरान खान ने जो है वो पंजाब की लोकल गवर्नमेंट को उठा फेंका और 15 मिनट के बाद, 15 महीनों के बाद वो उस तरह का इंतखाब कराने लगे हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट उनके हाथ से ना निकले। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ज़ुनैरा, PTI का ये तीसरा साल तकरीबन, यूँ कह लें 2 साल मुकम्मल हुए, अब जाकर बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन वो भी गैर जमाती बुनियादों पर। आई थिंक PTI हैज़ सिंपली लॉस्ट द गेम। लेट हो गए हैं और टाइम उनके हाथ से निकल गया है। अब बल्दियाती इलेक्शंस वो किसी भी बुनियाद पे करा लें वो हार जाएंगे। एक तो उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं जो इस तरफ देख रहे थे, कब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये वाले इलेक्शंस होंगे और उसमें उन्होंने कैंडिडेट्स भी डन किए हुए थे कहाँ से किसने खड़ा करना है, वो टाइम इतना गुजर गया है कि आई नो कि लोग मायूस होकर अपनी एक्टिविटीज़ रैप अप करके जा चुके हैं। वो समझते हैं कि ये इलेक्शंस तो होंगे ही नहीं। तो जब कैंडिडेट्स ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक एकेडमिक और ख़बर की बुनियाद पर गुफ्तगू रह जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये हार जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज मुस्लिम लीग नून स्टिल हैज़ अ वेरी गुड होल्ड इन द लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ लाहौर, इसी तरह पीपल्स पार्टी सिंध में जगह जगह पे जो छोटे छोटी पॉकेट्स हैं उन पे ये पुरानी पार्टीज़ के बड़ा होल्ड है। और अगर बिलफर्ज एक वक्त में आप इंडिपेंडेंट लोगों की भी बात करें तो उनकी भी कोई ना कोई अलाइनमेंट ज़रूर है पॉलिटिकल पार्टीज से। इंडिपेंडेंट यहाँ कोई भी नहीं है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप गैर पार्टी की बुनियाद पर नॉन पार्टी बेसिस पे इंतखाबात कराते हैं तो जो बाद में आएगा उसका टिल्ट किसी और की तरफ नहीं होगा या वो आपकी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, रादर एक डिजास्टर खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट आएगा बिटवीन द लोकल बॉडीज एंड द प्रोविंशियल बॉडी कि वो फिर इनके हाथ में नहीं आएगा। सो आई थिंक कि ये लेट हो गए हैं, इनसे अब ये मैनेज नहीं होगा। या तो ये वक्ती सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है कि हम कराना चाहते हैं, बट दे आर वेरी लेट और ये डिजास्टर होगा एक। तो फिर इन्हें जाना चाहिए गैर जमाती बुनियादों पर अपने अगर बेनिफिट को भी देखते हैं तो? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक, रज़ा रूमी साहब, इट्स नॉट गोना वर्क। जी देखिए, यहाँ पर दो इश्यूज हैं। पहली तो ये बात है कि क्या ये इंतखाबात वाकई में हो जाएंगे। मैं ज़ुनैरा से इत्तफाक करता हूँ कि बहुत मुश्किल है और जो मारूजी सूरत हाल है उसके तहत कम से कम पंजाब में तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए, जो है इलेक्शंस बल्दियाती करवाना और उसमें खातिर ख्वाह अपनी पसंद के नताइज ले लेना, क्योंकि ये अगर वो मुख्तलिफ तरह के काउंसलर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो एक मसला बनेगा। बहरहाल ये तो अभी मालूम पड़ जाएगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। मगर यहाँ पे जो गैर जमाती, जो आपका सवाल है गैर जमाती से इलेक्शन का, देखिए ये एक ऐसी इल्लत है कि इसने हमारे सियासी निज़ाम को जो है तबाह बर्बाद कर दिया है। ये गैर जमाती इंतखाबात जो हैं ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इनका आगाज़ हुआ था, चूँकि जनरल ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी उस वक्त जो थी उसको बिल्कुल वो बाहर रखना चाहते थे या उसको इरेज करना चाहते थे, तो उन्होंने इसका आगाज़ किया। और उसके आगाज़ होने से क्या हुआ कि आपकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर रही कि आप जो हैं कितने पैसे जमा करके अपने हल्के में लगा सकते हैं, आप फेवर्स कैसे बांट सकते हैं, और कोई आइडियोलॉजी या कोई पार्टी पॉलिसी या नेशनल जो कौमी धारे की सियासत होती है या सूबे की सियासत होती है, उससे बल्दियाती निज़ाम कट पिट गया। उसी बल्दियाती निज़ाम ने 1985 की असम्बली को भी परवान चढ़ाया,
ये सारे जो आज बहुत लोग हैं इस वक्त कौमी सियासत में, इन सब का ताल्लुक इसी 80 की दिहाई में ये लोग नीचे से लोकल बॉडीज के चेयरमैन से लेकर एमपीए और एमपीए से लेकर एमएनए के तक आए हैं। और ये इसलिए पार्टियां बदलते हैं, इनका कोई वो जो है किसी किस्म की कोई नजरिया या बड़ी पॉलिसी नहीं होती। इनका सिर्फ एक मकसद होता है इलेक्शन में आना, पैसे खर्च कर और इलेक्शन में आकर असेंबली में पहुंच के अपनी अगले इलेक्शन की का खर्चा निकालना, चाहे वो स्याह तरीके से हो, सफेद से हो, जैसे भी हो। तो इसी वजह से जो है ये जो टर्म इजाद हुआ लोटा, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई हमने देखी 80s में 90s में, ये और आज जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, इस सब की जड़ें जो हैं इस दहाई में पैवस्त हैं। हमें इस कल्चर को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो लोगों का तो वैसे ही पहले एतमाद जो है वो डगमगा चुका है जमहूरियत से, जमहूरी निज़ाम से। और अगर इसी को हम मुस्तकिल इस विशेष साइकिल को प्रमोट करते रहे तो फिर ये एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे भाई ये बंद करो, ये मतलब ये क्या आपने ड्रामा लगा रखा है। तो असल बात ये है कि हमें ये जमाती बुनियादों पे इंतखाबात जो होते हैं उसका ये मतलब होता है कि जो जिस टिकट पर, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आप वो आपकी एक पॉलिसी और एक जो है रीजनल या नेशनल सियासत से जुड़ी हुई है। वो आपके ज़ाती मफाद, आपके ख़ानदान के मफाद या आपके ठेकेदारों की जो अफजाइश करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदार तबका जो है हमारे यहाँ वो भी बल्दियाती और लोकल इलेक्शंस जो है उसमें सर फहरिस्त होता है। अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ साहब ने जब लाहौर का इलेक्शन करवाया था लोकल बॉडीज का, तो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 7 या 8 टाउन्स के जो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, वो सारे और बाकी तज्ज़ियाकारों को ये महसूस नहीं हो रहा कि गैर जमाती बुनियादों पर अगर ये बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं तो वो किसी मसले का हल है। जुनैर ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि पीटीआई ये जो गेम है अपने हाथों से गवा बैठी था। हम जनरल साहब को ऐसे ज़रूर लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अगर पीटीआई गवर्नमेंट गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के लिए जाती है तो ज़रा बेहतर होगा, वरना ये ना हो कि सूरत हाल सिंध और विफाक की तरह हो, जो इख्तियारात का रोना रोते रहे मेयर भी और विफाक भी बैठकर। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने मजहबी इज्तिमा का इनेकाद किया है आज, लेकिन क्या वो इससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। JUIF की जानिब से एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है और सिलसिले में आज पेशावर में पहली बड़ी अवामी सरगर्मी देखने में आई है मौलाना साहब की जानिब से। लेकिन ये जो सियासी एक्टिविटी है जिसका आगाज़ JUIF की जानिब से किया गया, क्या ये इसलिए है कि हुकूमत मुखालिफ कोशिशें उनकी कामयाब हो सकें? सवाल ये है कि ये कोशिशें हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक में तब्दील हो सकेंगी या नहीं? नासिर भाई चुगताई साहब, ये पहला इनिशिएट लिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, आपको लगता है इसका पॉलिटिकल एडवांटेज होगा उन्हें? मौलाना साहब आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आप उनको ज़िंदा रखे हुए हैं और उनके बारे में बात करती रहती हैं, हमें आप पूछती रहती हैं कि अब बताओ क्या ख्याल है। तो मौलाना के पास इफ़राद क़ुव्वत है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मौलाना के पास मदरसों की बड़ी क़ुव्वत है, मौलाना के पास सियासी कारकुनों की बड़ी ताकत मौजूद है। मौलाना ख़ुद एक ताकत है, मौलाना चाहें तो ख़ुद एक बड़ी ताकत बन सकते हैं और माजी में बने। JUI जो है माजी में एक बड़ी ताकत बन चुकी है, हुकूमत भी कर चुकी है, और अब जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, शायद उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इस इज्तिमा को वो तहरीक में तब्दील तो नहीं कर सकते, आई एम वेरी श्योर, लेकिन इससे फ़ायदा उठाएंगे। वो इससे अपने लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, मुज्तमा करेंगे, अपनी तंजीम साजी करेंगे। और मेरा ख्याल है इस वक्त उनको तंजीम साजी की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त उनको ये भूल जाना चाहिए कि वो इक़्तिदार में नहीं है, वो असम्बली में नहीं है, वो असम्बली में बात नहीं कर सकते, और ये कि उनका कोई वज़ीर नहीं है। सब मिल जाएगा उनको आहिस्ता आहिस्ता अगर वो चाहेंगे, अगर वो मुनज़्ज़म करेंगे अपनी पार्टी को। यही पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर PTI को टफ़ टाइम दे सकती है। पहले सवाल के जवाब में दूसरा जवाब और यही जवाब कि बल्दियाती इंतखाबात की ये फिर तैयारी है। अब जो सब हरकतें हो रही है ना, बिलावल ने पूरे शहर का दौरा किया कराची का, बेनज़ीर ने कभी नहीं किया।
मैं बता रहा हूँ आपको खुल के, KDA चौरंगी तक या सुरजानी टाउन तक बीबी कभी नहीं गई, और आज वो मीरपुर खास गया है। तो इसका मतलब है वो कैंपेन पे चले गए हैं, वो लोग कैंपेन पे चले गए हैं। अपना जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है उसको अमेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह, मेरी इत्तला के मुताबिक बड़ा अच्छी तरह अमेंड कर। मुझसे मांगी थी कुछ चीज़ें PTI ने, मैंने PTI को दे दी थी कि मेयर कैसा होना चाहिए। मैं आपको पता है, मैं कह चुका हूँ कि मेयर जो है वो बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए और उसको ओन करेंगे वो लोग PTI वाले, मेरा ख्याल है। पीपल्स पार्टी वाले देखिए क्या करते हैं। लेकिन मौलाना को चाहिए कि वो अब उनका टारगेट लोकल बॉडी इंतखाबात हों, ये मजहबी इज्तिमा उनको बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा और मेरा ख्याल है वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ऊपर छलांग लगाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। जनरल साहब, मौलाना साहब का वोटर और सपोर्टर मजहबी इज्तिमा को रौनक बख्शता है और उसी का इनेकाद आज किया भी गया। ये कोशिशें हुकूमत मुखालिफ बड़ी किसी तहरीक में तब्दील हो सकेंगी? देखिए, सियासी एतबार से तो नहीं। मजहबी जमात अगर 2-3 चीजें होती हैं, ख़त्म नबूवत है और नामूस रसालत, अगर इनका नाम लेके इनके ऊपर या निज़ाम मुस्तफ़ा इन पे अगर कोई तूफान खड़ा करना चाहे तो वो तो बिल्कुल हो जाता है। और आपको पता है कि वो खैबर से लेके कराची तक प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन ये मसला मजहबी है नहीं, यहाँ पे कोई ये सियासी अभी है इशू जो कि लेके चले हुए हैं। और सियासी जो मौलाना का शुरू में आपने देखा जोश और जज्बा, जिस तरह वो आके उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, धरना लेके आए, सब कुछ, वो अब वो बात नहीं रही। मौलाना यूं लगता है जैसे रब्बुल आलमीन ने उनको काफी सब्र दे दिया है। जो परेशानी थी उनकी, जो दुख और जख्म थे, वो लगता है कि काफी हद तक उनको वो मुंदमिल हुए हैं। और जब सब्र आ जाए इंसान को तो फिर वो बात वैसी रहती नहीं, वो तड़प खत्म हो जाती है उसके अंदर से। अब चीज इसके साथ दूसरा अगर आप देखें पहलू तो वो ये है कि अब उन्होंने बड़ा लोगों से वादे वईद लेके तो ऑल पार्टीज की कश्ती में अपने आप को सवार कर लिया। अब वो कश्ती भी साथ है और ये मौलाना अलहदा भी, तो ये मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकेगा कि अब वो जो उनके सवार उनके साथ हो गए, जो हमसफर बन गए लोग और उन्होंने बड़े वादे भी किए इनसे, तो उनको छोड़ के एक तरफ जाएं, क्योंकि अकेले जो सोलो फ्लाइट तो लेते हैं उनके नताइज उन्होंने पहले देख लिए हैं। तो इन हालात में मौलाना, मेरा ख्याल है कि ये एक आप कह लीजिए कि अवामी राब्ता मुहिम तो हो सकती है। लोगों को आप जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, उनसे अपने पॉलिटिकल पावर थोड़ी बहुत जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो भी करेंगे। लेकिन बिलाखिर वो उसी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह का जो सिलसिला चल रहा है वो उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने देख लिया है कि अकेले उनके बस की बात नहीं है कि सियासी तूफान वो खड़ा करके तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आए। मजहबी तूफान हो सकता है, वो आपको पता है कि बड़ी छोटी छोटी मजहबी जमातें भी अगर चाहें तो वो बड़ा मसला बना के रख देती हैं खत्म नबूवत पे। तो ये चीज आप ज़हन में रखिए कि अब ऑल पार्टीज की तरफ हमें देखना होगा। ये मतलब 19-20 का फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई ऐसे फवायद मौलाना साहब को इससे नहीं मिल सकते। जी सुनेरा। मौलाना अपनी प्रेजेंस के लिए मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, या ये कह लें कि एक सिंबलिज्म दिखा रहे हैं कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, या यूँ कह लें कि वो नवाज शरीफ और जरदारी को ये बता रहे हैं कि मेरे पास अभी भी बहुत मैन पावर है। इट कुड बी एनीथिंग बट कि वो कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन वो नहीं कर रहे हैं, कैंपेन करने की वो पोजीशन में भी नहीं है। वो तो ख़ुद इस वक्त एक ऐसा कंधा तलाश कर रहे हैं जिसके ऊपर वो किसी से ली हुई बंदूक रखें और किसी और से गोली चलवा दें और नाम उनका आ जाए कि सब कुछ उन्होंने किया है। तो बहुत ही डिफरेंट सिनारियो है लास्ट 30 इयर्स की निस्बत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक्त। कुछ अर्सा पहले तक जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट का इंस्टॉल्ड पपेट समझा जाता था वो चेंज हो चुका है, वो लोग अब वो नहीं रहे, इस्टेब्लिशमेंट की सोच वो नहीं रही। जो 2 पार्टी सिस्टम था वो रिप्लेस हो गया है 3 पार्टी सिस्टम से। तो हमें उस सोच से निकलना होगा जो हमने 30 इयर्स में चीज़ों को एक्शन रीप्ले या बार बार रीप्ले होता देखा है। तो हम समझते हैं कि चीज़ें वैसे ही 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, हालात चेंज हो गए हैं और पॉलिटिकली पोलराइज हुई है सिचुएशन
सिचुएशन बहुत ज़्यादा, और इस वक्त हर एक के स्टेक्स हर एक के साथ हैं, तो साइड्स चूज़ करना इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, मौलाना के लिए भी, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, और पीटीआई तो एक बिल्कुल इस वक्त अलग डोमेन में है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है। तो ये कोई शो ऑफ पावर नहीं है, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस का एक इजहार है मेरा ख्याल है, और इसमें कैंपेन का कोई एलिमेंट नहीं है। ये आप वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। बस अपनी एक स्ट्रेंथ को शो करना चाह रहे हैं मौलाना साहब। ज़ैगम साहब। ज़रिया, मुझे लगता है कि आपने हमारे मौलाना साहब की छेड़ बना ली है। ये मौलाना साहब का ये सियासी हफ्ता कैसा रहेगा? यानी वो गडेरियां भी लेने जाएं तो आप कहती हैं कि आपको बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। मैं वो मौलाना है, इतने बड़े मौलाना हैं, वो मजहबी इज्तिमा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो फुटबॉल का टूर्नामेंट करेंगे? कबड्डी का मैच करेंगे? जाहिर है वो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। ये तो उनकी रूटीन एक्टिविटी है जो चलती रहती है, और उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी बेस ये है। ये पाकिस्तान के हज़ारों जो देवबंदी उलमा हैं, मुफ्ती हैं और जो मदारिस हैं, ये उनकी बेस है, उनके साथ उन्होंने राब्ता रखना है, मुसलसल रखना है। लेकिन जहाँ तक मौलाना की हैसियत का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ मौलाना ने बहुत कामयाबी से उस सेटबैक से रिकवर किया है जो उनको पिछली इलेक्शन में हुई थी। उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट रखा है, फ्रंट पे रखा है, हम मुसलसल उन पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ही इज़ पंचिंग अबव हिज वेट। वैसे वेट तो उनका कम नहीं है, लेकिन ही इज़ पंचिंग अबव हिज वेट, और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से रीडिफ़ाइन किया है कि वो हैसियत जो एक ज़माने में मौलाना नसरुल्लाह खान साहब की हुआ करती थी कि सियासी जमातों को करीब लाएं, इकट्ठे करें, उनको एक ग्लू फराहम करें और उनको एक क़यादत फराहम करें, उसका मौका अभी नहीं आया। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कॉस्टली होगा। पीपल्स पार्टी क्यों तहरीक चलाए, हुकूमत को निकाले, जबकि वो मरकज़ उसके पास आ नहीं सकता और सिंध निकलने का ख़तरा मौजूद है। PMLN का मसला ये है कि PMLN जहाँ फंसी हुई है तहरीक के लिए, उसको हालात साजगार नहीं लग रहे। लेकिन अगर कुछ स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग हो गई, लोग तंग आमद बजंग आमद की शक्ल में बाहर निकल आए, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ज़रूर निकलेगी। उसके अलावा जो अवामी तहरीक या मोबिलाइजेशन है, अगर ये सब कुछ ना हुआ तो उस तरह की मोबिलाइजेशन आखिरी साल में जो इलेक्शन का साल है तभी जाकर ही होगी। मतलब आप ये कहने के मौलाना साहब का सियासी वजन है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अलग बात है कि मौलाना साहब मजहबी इज्तिमा करते हैं और ये हम माजी में भी देखते रहे हैं, इससे ज़्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है। रज़ा रोमी साहब। जी देखिए, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ जो भी कहा इन्होंने। उसकी वजह यह कि भाई वो सियासी शख्सियत हैं, सियासी उनका एक पार्टी है और उनकी एक वोटर बेस भी है। उसको मुतहरिक रखना, उसको मायूस न होने देना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। इसलिए वो ये करते रहते हैं, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्होंने माजी में जो कोशिशें की, बड़ी अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो मुतहरिक करें दीगर पार्टियों को और अपनी लाइन पर लाएं। लेकिन आप सबके सामने है कि बाकी पार्टीज जो हैं, बड़ी पार्टियां खुसूसन, उन्होंने उनको उस तरह की लिफ्ट नहीं करवाई जिस तरह की उनको शायद तवक्को थी। बहरहाल वो अब हो गया। अब उन्होंने यही कहा है कि वो दोबारा जाकर अपनी बेस को जो है वो एक्टिव रखें, और जो बदलती हुई सियासी मंजर है, जिसका कुछ हमने शवाहिद देखे हैं अभी, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि कोई इस तरह की तहरीक होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और हर लेवल के ऊपर, क्योंकि जूं इलेक्शन का वक्त करीब आएगा तो अपोजिशन को भी अपने आप को एक जो इमेज है जो कि काफ़ी उनका मुतासिर हुआ है, ये करप्शन केसेस और ये सारा जो होता है नैब के ट्रायल्स और दीगर अदालतों में जो उनकी पेशियां होती हैं, तो वो भी उनको भी उसको जो तवज्जो हटानी है लोगों की। उन्होंने गवर्नमेंट को मजीद प्रेशर में लाना है, उन्होंने मजीद दिखाना है कि वो एक तगड़ी ऑपोजिशन है और अगले इलेक्शन जीतने का जो है वो हौसला और कैपेबिलिटी रख रही हैं। तो इस वजह से ये वाला काम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन फिल फॉर ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो हमें दिखाई दे कि एक तहरीक चलेगी और मौलाना उसका हिस्सा होंगे। अलबत्ता सब पार्टीज और ऑपोजिशन जो है वो रफ्ता रफ्ता अपना प्रेशर बढ़ाते रहेंगे और उस वक्त का इंतजार करें कि जब उनको ग्रीन सिग्नल मिले। और ग्रीन सिग्नल आपको पता है कहाँ से मिलता है, जो ही उनको ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर आप देखें कि वो कैसे जो है
लॉन्ग मार्चेस भी होंगे और धरने भी होंगे। अगर ना मिला सिग्नल तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात जनाब, ये ग्रीन सिग्नल से थोड़ा हटके बात यह है कि हमने सब ने कमेंट्स तो दिए, लेकिन किसी ने मौलाना के रवैया पहले दिन जो था और जो आज है उसका मवाजना नहीं किया। पहले दिन वो सरबकफ थे, आज वो गर्दन झुकाए हुए जाते हैं। जो जैगम कह रहे थे कि वो अपनी वजन से ज्यादा पंच करते रहे, वो एहसास अब जाग चुका है कि सीटें 5 हैं अपनी नेशनल असेंबली में। ये वो चीजें हैं जो वक्त के साथ खुलती हैं। इंसान को एक वक्त पे एहसास होता है कि मैं पता नहीं क्या क्या आग में कूद पड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। वो कूद के देख लिया ना तो कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब मौलाना अपने ठिकाने पे आ चुके हैं, अपनी हैसियत का एहसास भी हो चुका है, वो तड़प भी ठंडी पड़ चुकी है। वो जो सरबकफ थे कफन उतार के वो अंदर बक्से में रख दिया हुआ है। अब सारा तकिया, जैसे ज़ुनैरा कह रही थी, अब बंदूक भी बेगानी है, तकिया भी बेगाना है, बंदा भी दूसरी 2 पार्टियों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये आप फर्क थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौलाना कर क्या रहे। सही, मतलब एक स्ट्रेंथ थी जो मौलाना साहब आपकी समाज से अपनी शो ऑफ करना चाह रहे थे, वो उन्होंने कर ली। लेकिन साथ ही साथ सिचुएशन यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो शहर में मौजूद हैं। ठीक है, 19-20 की हद तक पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाएगा मौलाना साहब को, लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की सूरत में इस किस्म के मजहबी इज्तिमा मौलाना साहब का जो है वो साथ नहीं दे सकते। मुझे इस शो से इजाज़त लेनी है आपसे, लेकिन जाने से पहले एक खबर है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में एक और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई है और नवाज शरीफ साहब नई तस्वीर में लंदन में बेटे के हमरा चहलकदमी कर रहे हैं। नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की लंदन में चहलकदमी की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आज भी इसी किस्म की एक जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और सियासी एतबार से अगर देखा जाए, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया अकाउंट से इस किस्म की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आती है तो वो एक सियासी बहस में तब्दील हो जाती है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।